ऐलान के बाद लगातार जारी है नीट यूजी एग्जाम का विरोध प्रदर्शन और घमासान। आखिर कब मिलेगा छात्रों को इसका समाधान? नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नीट यूजी एग्जाम विवाद पर घमासान जारी है। मामले को लेकर एक तरफ सियासी विरोध प्रदर्शन जारी है, तो छात्रों के भविष्य के जुड़े इस मुद्दे पर आपको हम आज पूरी अपडेट देंगे। अपने सहयोगियों की ग्राउंड रिपोर्ट, साथ ही इसे लेकर सियासी घमासान कैसे मचा है ये भी बताएंगे। नीट मुद्दे पर गूंज आज संसद के सत्र के पहले दिन भी सुनाई दी, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांसद पद की शपथ ले रहे थे। वहीं एनएसयूआई ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। ये पेपर लीक के मामले में बहुत सीरियस होना चाहिए और थोड़ा सा एक्शन ली है। पहले तो ना बोल रहे थे मंत्री जी, कुछ नहीं हुआ, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। जब आ गई कीचड़ अपने पर तो कर दिया, अभी एनटीए को उसको निकाल दिया। कितने राज्यों में है, गुजरात में, हरियाणा में, कहाँ कहाँ लोगों के लिंक लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार में लग रहे हैं। ये बड़ा दर्द देता है, दुखदायी बात है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा सख्त जुल्म है उन बच्चों पे, बेहद जुल्म है जिन्हें क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई किया पढ़कर। कोई अखबार पेपर खरीदा नहीं। आज उनको फिर से इस मुसीबत पर डालना पड़ेगा। इस पे सोचना चाहिए, इनको बार बार सोचना चाहिए। वहीं नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करने का सिलसिला भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच ईडी को सौंपने के लिए फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मामले में को लेकर आर्टिकल 32 के तहत रीट याचिका पिटीशन दायर की गई है। इसमें एग्जाम की ओएमआर शीट से छेड़छाड़ और एनटीए की भूमिका की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपने की मांग की गई थी। इन दोनों याचिकाओं की सुनवाई 8 जुलाई को जो होगा उसमें होने जा रही है। 8 जुलाई को ही एग्जाम से जुड़ी कई और याचिकाओं की सुनवाई भी की जाएगी। किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था, प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। ये इतना बड़ा सिस्टम है, 24 लाख विद्यार्थियों के लिए इंतजाम करना। अगर इसमें कहीं कोई चूक किसी भी स्तर पर हुई है, चाहे वो अधिकारी स्तर पर है, प्लानिंग स्तर पर और भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन जांच का विषय के लिए सरकार पूरी तरह से खुले मन से तैयार है। जो भी इसके लिए दोषी होगा उसे सख्त से सजा दी जाएगी और छात्रों के साथ किसी भी तरह का न्याय नहीं होगा, पूरा विश्वास है हमसे। एक ऑब्जर्वेशन थी कि ये पॉपुलिस्ट मूव है कि सरकारी नौकरियां ऐसे देना सही बात नहीं है, ये पॉपुलिस्ट मूव है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्ट वर्ड्स यही यूज़ किए थे, पॉपुलिस्ट मूव है ये। और हाई कोर्ट की जजमेंट के साथ अग्री करते हुए एसएलपीज जो थी आज डिसमिस हुए हैं। हाई कोर्ट की डिटेल जजमेंट है, 55 पेज की जजमेंट है, जिसमें पूरा क्राइटेरिया एग्जामिन किया गया, एक एक प्रावधान को देखा गया। और उसके बाद सारे जो पिछले जो प्रेसिडेंट्स हैं कि पब्लिक भर्तियों में, सरकारी नौकरियों में मेरिट के बेसिस पे भर्तियां होनी चाहिए, ये भी डिस्कस किया गया था कि 50% की जो सीलिंग है जो इंदिरा सानी में ले डाउन की गई थी, एक्स्ट्रा नंबर देने से वो वायलेट हो रही है। हाईकोर्ट ने ये भी नोट किया था और हाईकोर्ट ने ये भी नोट किया था कि रिजर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है।
आपके शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एग्जिस्ट करती है, जब सारी रिजर्वेशन एग्जिस्ट करती हैं, तब एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों? हाईकोर्ट ने ये सारे आर्ग्यूमेंट्स नोट करके ये क्राइटेरिया को कॉश किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने SLPs जो है वो डिसमिस किए हैं। वहीं नीट यूजी मामले पर पूरा अपडेट लेकर दिल्ली से मेरे सहयोगी निखिल जुड़ चुके हैं। जी निखिल, बताइए अब तक क्या अपडेट मिला है नीट पर? नीट परीक्षा को लेकर के शुरू हुआ बवाल अभी तक लगातार जारी है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और कुछ ही देर पहले यहाँ पे NSUI संगठन की तरफ से एक बड़ा विशाल प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। ये यूथ कांग्रेस का एक स्टूडेंट विंग है, इनफैक्ट कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है NSUI। तो यहाँ पे जितने भी उनके पदाधिकारी हैं उन्होंने कुछ देर पहले यहाँ पे एक बड़ा सा प्रदर्शन किया है और कई सारी डिमांड्स, कई सारी मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन हुआ है। हालांकि अभी सब जा चुके हैं, लेकिन एक लंबे समय तक ये प्रदर्शन चला जिसमें कई सारे नीट के एस्पिरेंट भी और अलग अलग स्टूडेंट्स भी, दूर दूर से आए हुए स्टूडेंट्स भी यहाँ पे शामिल हुए। सभी लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, गुस्सा है। बात यहाँ तक की जा रही है कि जो जवाबदारी है वो फिक्स होनी चाहिए। हालांकि अगर बात करें तो NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के टेस्ट कराती है, उसके DG को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया है। जो IAS सुबोध कुमार थे, अब नया चार्ज प्रदीप सिंह खरोला ने ले लिया है। एडिशनल चार्ज के तौर पे उनको DG बनाया गया है NTA का। हालांकि पूरा चार्ज अभी प्रभार नहीं दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच कई सारे प्रदर्शन अलग अलग जगह पे देखने को मिल रहे हैं। सबकी ये मांग है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए और ख़ासकर नीट UG का जो एग्ज़ाम था, अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम था, उसको दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। आपको बताते चलें कि कई सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं और कुछ के लिए CBI इंक्वायरी की भी मांग कर दी गई है, हैंड ओवर भी कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। लेकिन नीट UG की जहां तक बात है उसको अभी तक कैंसिल नहीं किया गया है। छात्रों की ये मांग है कि उसको भी कैंसिल किया जाए, नहीं तो अगले महीने यानी कि 6 जुलाई के आसपास काउंसलिंग का सेशन है और इससे वो सारे छात्र प्रभावित होंगे जिन्होंने कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके अपने एग्ज़ाम दिए हैं और अच्छे मार्क्स पाए हैं। तो ये सब कुछ अभी हाल फिलहाल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट EOU ने नीट UG पेपर लीक केस की रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। खबरों के मुताबिक इसमें बिहार, झारखंड के करीब 100 स्टूडेंट्स को पहले ही पेपर मिलने की खबर है। वहीं पेपर लीक मामले में CBI एक्शन में है। CBI की एक टीम पटना और एक टीम गुजरात के गोधरा पहुंच चुकी है और जल्द ही केस के IO जांच अधिकारी से मिलकर केस की डिटेल्स लेगी। CBI का फोकस एग्जाम के पेपर को बनाने, उसकी प्रिंटिंग, उसे देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने और एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने में हुई गड़बड़ियों का पता लगाना है। रेगुलर चल रहा है, उनको एक केस हैंड ओवर करने की जो भी कार्यवाही है वो अभी चल रही है और उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम एक्सटेंड उनको कर रहे हैं और ये केस जो है वो उनको हैंड ओवर करने की कार्यवाही। और अब बात सांसद की कार्यवाही की। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। सबसे पहले बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है। सांसद सदस्यों में सबसे पहले PM मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट ने लोकसभा सांसदों ने शपथ ली। नए सांसदों को कल भी शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन सबकी निगाहें 26 जुलाई को होने वाले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर है। स्पीकर पद के जरिए बीजेपी NDA के सभी घटक दल की मजबूती को जताने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद चाह रहा है और इसके लिए वोटिंग कराने की बात की जा रही है। बीजेपी स्पीकर को लेकर गठबंधन सहयोगियों और विपक्षी दलों के साथ आम राय बनाने का जिम्मा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा गया है। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले PM मोदी ने जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत बताते हुए सबकी सहमति पर जोर दिया। देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं
कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। संसद सत्र के पहले दिन विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। संसद में इंडिया गठबंधन के सांसद संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जो कर रही है वो हमें स्वीकार्य नहीं है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर, उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा पर कोई भी एनडीए पार्टनर को नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को, पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहाँ पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहाँ तक सही है? और आज युवाओं को आप बेरोजगारी पे छोड़ रहे हैं या युवाओं को इस तरीके से उनके हालात पे छोड़ रहे हैं जहाँ पे उनके साल भी मिस हो सकते हैं एग्जाम के। तो मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं तो ज़्यादा ठीक रहता। पर एनडीए 1 की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, जहाँ पे कोई एनडीए अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं था जब वो संसद में अपना बाहर आकर पार्लियामेंट में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात कर लेते हैं फिर से सरकार की। तो मोदी सरकार ने तीसरी बार सरकार सत्ता में आने से पहले कई मंत्रालयों को 100 दिन के एजेंडे पर काम करने के लिए कहा था। इसी कड़ी में रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी तैयार है अपने 100 दिनों के रोड मैप के साथ। इस खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़े हुए हैं। जी समीर, बताएं आखिर इंफ्रा और बाकी विकास के लिए किस तरह की तैयारी है? सड़क परिवहन मंत्रालय का 100 दिन का एजेंडा पूरी तरीके से इस बात पे फोकस है कि देश भर में चाहे एक्सप्रेसवे हो या हाईवे हो, इसका जो नेटवर्क है, जाल है, इसको और विस्तार देना है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पहले 100 दिन के भीतर सरकार या रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय 3000 किलोमीटर से ज़्यादा के रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर सकती है। यही नहीं, ये भी लक्ष्य लेकर के चल रही है 100 दिन के भीतर कि तकरीबन 1000 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन या हाईवे कंस्ट्रक्शन सरकार 100 दिन के भीतर करना चाहेगी। इसके साथ ही साथ कैशलेस ट्रीटमेंट पर भी सरकार का जोर है, यानी कि हाईवे पर जो रोड एक्सीडेंट होते हैं और जो पीड़ित हैं उनको कैशलेस ट्रीटमेंट मुहैया कराना, इसके लिए भी सरकार फ्रेमवर्क तैयार कर रही है और 100 दिन के भीतर इसको भी लागू करना या हासिल करना चाहेगी। इसके साथ ही साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को मैंडेटरी हर एक पर अनिवार्य करने की दिशा में भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसा सामने आया है कि कई एक्सीडेंट के मामलों में जो व्हीकल है, गाड़ी है, उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं था। इस तरीके के जो लूप होल्स हैं सरकार उसको दुरुस्त करना चाहेगी। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए जो पहला इलेक्ट्रिक हाईवे है, दिल्ली जयपुर हाईवे, इसको भी इसमें काफ़ी काम हो गया है और उसको एक तरीके से इनॉग्रेट सरकार करना चाहेगी ताकि एक बूस्ट मिल पाए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को। यही नहीं, देश का पहला जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है इतना बड़ा, यानी कि दिल्ली से मुंबई तक का, इसका काफ़ी हद तक काम हो गया है। काफ़ी हिस्से में गाड़ियों का आवाजाही भी शुरू हो गई है, लेकिन कंप्लीट स्ट्रेच को सरकार 100 दिन के भीतर इसको इनॉग्रेट करना चाहेगी। और साथ ही साथ सरकार IITs के साथ में MOU करना चाहेगी ताकि रोड डिज़ाइन और रोड सेफ्टी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हासिल किया जा सके। तो 100 दिन के एजेंडे में सरकार ये लक्ष्य लेकर के चल रही है। लेकिन एक और सबसे बड़ा लक्ष्य जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का है वो है विजन 2047 और उसके लिए अभी से काम करना शुरू कर रही है। विजन 2047 ये है कि साल 2047 तक देश में एक्सप्रेसवे का जाल तकरीबन 50,000 किलोमीटर का हो और उसके लिए सरकार कदम उठाना अभी से शुरू कर रही है।
चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। तो कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी निचले स्तर से करीब 190 अंक सुधरकर 23,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो वहीं निफ्टी बैंक में भी 550 अंकों की रिकवरी दिखी। चलिए मार्केट का पूरा एक्शन जान लेते हैं मेरे सहयोगी अंश भिलवार से। तो बाजार की शुरुआत आज लाल निशान से हुई थी। निफ्टी में हमें गैप डाउन ओपनिंग दिखा था, लेकिन अगर सेशन में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्मार्ट रिकवरी नज़र आया। कुछ 150 इनफैक्ट कुछ 200 पॉइंट्स ऑलमोस्ट से रिकवरी होता हुआ नज़र आया दिन के निचले स्तर से। साथ ही साथ चार्ट में देखा जाए तो इसका एक क्रिटिकल लेवल था, ब्रेकआउट लेवल, जो कि 23,470 का था। उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज होता हुआ नज़र आया, जिसकी वजह से बायस यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कमिंग सेशंस में थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आने वाले सेशंस में हमें थोड़ी सी ज़्यादा वॉलिटिलिटी दिख सकती है। कल की बात की जाए तो कल के दिन फिर निफ्टी की एफएनओ एक्सपायरी है, तो बैंकिंग स्टॉक्स बहुत फोकस में हो सकते हैं, काफ़ी बड़े मूव्स भी दिख सकते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी ऑटो टॉप सेक्टोरल गेनर था आज के दिन में। साथ ही साथ 4 सेशन के बिकवाली के बाद जाकर इसमें खरीदारी नजर आई, तो इसमें एक यू शेप रिकवरी सा नजर आ सकता है, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव बायस बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी रियल्टी भी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। सेक्टोरल यूजर्स की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी पीएसयू और निफ्टी मेटल हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आया, जो कि दोनों ही इंडेक्सेस करीबन कुछ 0.6% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी मिक्स सेशन रहा है आज के दिन। और चलिए अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच का, जहां हम देखेंगे कि आज किन 5 शहरों में दमदार एक्शन देखने को मिला है। तो इसे बताने के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी शरद, बताएं आज कौन से वो 5 शहर है जहां एक्शन दिखा। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, और हम लेके आते हैं रोज़ की तरह 5 अहम स्टॉक या थीम्स जहां पे बाज़ार में बहुत एक्शन देखने मिला है, वॉल्यूम्स देखने मिले हैं। ऑफ कोर्स जो है ट्रेडिंग वीक की शुरुआत हुई है, और यहाँ पे याद रखिए सबसे पहला ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो मैं लूँगा वो है पेपर स्टॉक्स, स्पेशली जो पैकेजिंग वाले हैं, जो कार्डबोर्ड होती है उसको लेके। लेकिन ये स्टॉक्स चल क्यों रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। TCPL पैकेज क्यों चल रहा है, JK पेपर क्यों चल रहा है। अब यहाँ पे जो है GST रेट जो है कार्टन बॉक्सेस दोनों ही कोरुगेटेड और नॉन कोरुगेटेड पेपर, वहाँ पे 18% से गिरा के GST काउंसिल ओवर द वीकेंड 12% कर दी हैं, और इसके कारण जो है इन स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने मिली। और ऑफ कोर्स लास्ट 2 वीक से भी हम देख रहे थे पेपर स्टॉक्स में तेज़ी आ रही थी, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस सप्लाई डिमांड मिसमैच के कारण जो है उस बढ़े जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स डोमेस्टिक डिमांड भी स्ट्रॉन्ग आया है। तो नॉन सीजनल क्वार्टर में भी लकीली पेपर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट है पिछले 2 से 3 हफ्ते का और बढ़े जा रहा है, क्योंकि अब GST का भी इम्पेटस आ गया है। आज दूसरा इंटरेस्टिंग कंपनीज़ के बारे में बताऊंगा, होल्डिंग कंपनीज़। होल्डिंग कंपनीज़ में लास्ट वीक सेबी ने जो है एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर लाई, जहाँ पे उनकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, ताकि जो स्पेशल कॉल ऑक्शन होता है कोई बिना प्राइस बैंड के, वो प्राइस डिस्कवरी स्टार्ट हो गई थी प्री ओपनिंग सेशन से। ये लास्ट वीक का अनाउंसमेंट था। ये जो गैप आ रही थी प्राइसिंग की, होल्डिंग कंपनी बहुत डिस्काउंट में ट्रेड करते हैं अपने इन्वेस्टेड कंपनीज़ को लेके, उसको कम करने के लिए सेबी ने ये जो है ओवरऑल अनाउंसमेंट किया था। अब इम्पैक्ट बताता हूँ क्या हुआ कि धीरे धीरे करके होल्डिंग कंपनीज में अच्छी तेज़ी देखने मिली। होल्डिंग कंपनी जैसे पिलानी इन्वेस्टमेंट, कामा होल्डिंग्स, सब स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल रही थी। और करंटली अभी भी अगर आंकड़ों की बात करें, इस तेज़ी के बाद भी अभी भी सिग्निफिकेंट 50% के ऊपर के डिस्काउंट लेवल पे होल्डिंग कंपनीज ट्रेड कर रही है। होल्डिंग कंपनी जैसे TBO टेक हाल ही में लिस्ट हुई है कंपनी, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई, इनिशिएट बाय रखा है, टारगेट प्राइस 1970 का रखा है। उसके कारण जो है स्टॉक में जो है बहुत अच्छी मूवमेंट दिन के ट्रेड में देखने मिली है। और याद रखिए कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है उसमें बहुत पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, एसेट लाइट बैलेंस शीट है, फ्री कैश फ्लो जनरेशन है, और ज़्यादा रेगुलेटरी रिस्क भी नहीं है कंपनी में। तो हमने देखा ब्रोकरेज स्टेक में मूवमेंट आई है, GST काउंसिल के अपडेट से मूवमेंट आई है, एंड ऑफ कोर्स जो पेपर सेगमेंट है उसमें भी जो है GST काउंसिल का जो है ओवरऑल इम्पैक्ट देखने मिला है। सेबी सर्कुलर का होल्डिंग कंपनीज़ में आया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ओवर द वीकेंड उन्होंने एनालिस्ट डे रखा। अब इन्होंने क्या किया कि जो FY25 का गाइडेंस उसको घटाने लगे 3 या 4 पैरामीटर, उसके कारण स्टॉक में जो है बड़ी सेलिंग देखने मिली मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। ग्रॉस लोन बुक जो है 20% का हो गया, पहले अनुमान 25% का था। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया 200 बेसिस पॉइंट से 1.7% हो गया है। ROE पहले बार गाइडेंस दिया था 22% का, अभी है गाइडेंस 20% का। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में भारी मार पड़ी दिन के ट्रेड में। आखिर में रूट मोबाइल
यहाँ पे इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट आई है, जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे अगर व्हाट्सएप बेस्ड टिकटिंग से आप टिकट खरीद सकते हैं, तो कंपनी ने इनेबल किया इस सर्विस को। 4 शहर में किया है, नागपुर, पुणे, हैदराबाद और दिल्ली के मेट्रो में। इंटरेस्टिंगली कंपनी कहता है कि वो लार्जेस्ट प्लेयर बन चुके हैं व्हाट्सएप बेस्ड टिकटिंग सर्विसेज को लेके, ये कंपनी का कहना है। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 75 लाख कस्टमर्स को वो डेली सर्व करने वाले हैं। और इस सर्विस के लिए बिल ईजी के साथ उन्होंने टाई अप भी किया था। ऑफ कोर्स रूट मोबाइल में भी अच्छी बाइंग देखने मिली थी। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जो आज हमारे 5 के पंच में हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।